हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है उसके क्वेश्चन पेपर्स लगातार चल रहे हैं, जिसके क्रम में हम अभी साइंस और मैथ्स का जो आज आपका पेपर था 22 सितंबर को जो आपका पेपर था वो अपलोड हो चुका है। नहीं देखा होगा तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा, और चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन वो तुरंत मिल जाए और जा करके आप वहाँ से अपने स्कोर देख लीजिएगा कि कितना आपने वो पेपर अच्छा किया है या क्या आपका स्कोर रहा है। तो बात करेंगे अभी आज की वीडियो में जो अभी आपका पेपर हुआ है सामाजिक अध्ययन एसएसटी का 5th क्वेश्चन पेपर है आपका, जिसमें आपके सबसे पहले 15 वो एमसीक्यू की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आई है पेपर की वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, जिसने भी ये फ़ोटो सेंड की है वो बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर है फ़ोटो, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले 15 एमसीक्यूज़ को अपने मैच करिएगा कि आपने क्या इसका उत्तर वहाँ पे लिखा है और आपका सही है या नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका था कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। 4 ऑप्शन थे, फारसी, अरबी, तुर्की या फिर गश्ती। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन थे और पूछा है कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी वो किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे तुर्की ऑप्शन नंबर 3 आपका तुर्की, जिसे चगताई भी कहते हैं, तुर्की चगताई भाषा एक साथ ही लिखा रहता है, तो इस भाषा में आपकी लिखी गई है तुझके बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है। बाबर, आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर, इसने की थी, और इसके अलावा फरगना में जन्म हुआ था बाबर का 1483 में। 1483 में इनका फरगना में जन्म हुआ था, 1483, ये भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत का जो युद्ध है 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। इसके अलावा बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा, माँ का नाम कुतलुग निगार खां, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछी जाती हैं। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि तुझके बाबरी किसने लिखी है और किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की और चगताई भाषा में आपका यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। तो यहाँ पे देखिए आपका 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, 1498 में, और ये एक पुर्तगाली था वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया था। कहाँ पे? केरल के कालीकट का जो तट है, केरल का कालीकट, वहाँ पे राजा जमोरिन से मिलने के लिए ये आया था। तो 1498 आपका सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। ये चौथे ऑप्शन में आपका 1498 ईस्वी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4th आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन मुझे इतने सफाई से नहीं दिख रहा है, इतने क्लियर तरीके से। मुझे लग रहा है कि 1498 यहीं पे है, आप देख लीजिएगा जहाँ पे भी हो, 1498 इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि है क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या कि इसमें जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसके कारण बंगाल में जो कुप्रशासन था, जो एक परिस्थितियां उपज रही थी बंगाल में कुप्रशासन की, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कंपनी के हाथों से जो राजनीतिक शक्ति थी उसको छीनने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा है कि वॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। और बात करें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली, या फ्रांसीसी और डच, इस तरीके से है। तो आपका यहाँ पे जो
वॉन्डी वॉश का युद्ध है, ये बात करें तो 22 जनवरी, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 22 जनवरी और 1760, 22 जनवरी 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका फोर्थ के लिए जो है वो सही उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। आपसे पूछा है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस तरीके से आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर 4 जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा जो है 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास हुआ था, और इसी कानून के माध्यम से पूरा जो ब्रिटिश भारत था उस समय वहाँ पे सती प्रथा पर जो है वो रोक लगाई गई थी। तो आपका ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा यदि आपसे समाज सुधारक पूछा जाए कि किस समाज सुधारक ने जो है सती प्रथा के अंत को जो है किया है, तो इस तरीके से आप फिर राजा राम मोहन रॉय का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे गवर्नर जनरल पूछा था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ये भी याद रखिएगा। और समाज सुधारक में अगर नाम पूछा जाएगा आपसे तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों आपको ये जानकारी दूं मैं कि हमारे चैनल पे जो है आपका वीडियो अपलोड है, भारतीय समाज सुधारक से संबंधित 2 वीडियो अपलोड है, जिसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही तरीके से आपको राजा राम मोहन रॉय और अन्य जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में बताया गया है। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट में आपका एक मेन टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा वो देख सकता है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। यहाँ पे इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मुझे इतने क्लियर तरीके से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो यहाँ पे जो अरब निवासी था मोहम्मद बिन कासिम, उसने 712 ईस्वी में जो है पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और सिंध और मुल्तान जो क्षेत्र थे उनको जो है जीत लिया था। तो इस प्रकार से भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और जिन भी फ्रेंड्स ने आपके पेपर दिया होगा ये जिसको भी ज़रूरत होगी उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी अपने स्कोर को मैच कर पाएँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल, अच्छा प्रश्न है। कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या फिर एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पे आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल जो है वो स्थित है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। फेमस क्वेश्चन है, आता होगा आपको। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर जयपुर। तो बात करें रिजर्व बैंक की तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर 2 मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और सर ऑसबर्न स्मिथ जो हैं वो इसके पहले गवर्नर थे। और रिजर्व बैंक का अगर नाम, पुराना नाम की बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है, और अभी वर्तमान में इसके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। देखिए आगे प्रश्न है आपका कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देता है। प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। सभी लोग जो हैं पूरे 15 MCQs मैच करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन है मेन कमेंट सेक्शन, वहाँ पे जाके अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने MCQ जो हैं वो सही रहे, ज़रूर से वहाँ पे बताइए, जिससे मुझे पता चले। और देखिए क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं वो पढ़ाए हुए ही आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला की खान स्थित है।
11 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति से, या फिर लोकसभा या राज्यसभा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। आई थिंक आप सभी ने सही किया होगा। संसद का निर्माण जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के जो है एक संसद का निर्माण होता है। आर्टिकल आपको पता है, इसके नहीं पता हो तो अभी ध्यान रख लीजिए। सरला से आप इसके आर्टिकल को याद रख सकते हैं। सा से संसद आर्टिकल आपका है 79, रा से आपका राज्यसभा आर्टिकल है आपका 80 और ला से आपका लोकसभा आर्टिकल है 81। इस तरीके से आप ध्यान भी रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, आई थिंक यही लिखा हुआ है यहाँ पे, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय जो है वो किस बैंक में किया गया है। तो इसका मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे इस बैंक के साथ जो इसका विलय किया गया है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। जिसने ऑप्शन नंबर 2 लगाया होगा उसका 1 नंबर यहाँ पे पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि दिग्बोई तेल जो है, दिग्बोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो दिग्बोई तेल उत्पादक क्षेत्र है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। असम क्षेत्र में जो है, असम राज्य है, वहाँ पे ये जो है दिग्बोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो स्थित है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। आपसे पूछा गया खरीफ की फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, मटर, तरबूज, गेहूँ या फिर मूंगफली। तो बात करें सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सीधे नहीं भी आता है तो आप एक तरीके से रिजेक्ट करके कि क्या नहीं हो सकता है बिल्कुल पूरी तरीके से, इसको रिजेक्ट करके भी आप सही उत्तर तक कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपको नहीं भी पता है खरीफ की फसल तो आप ये देख लीजिए कि ये तरबूज जो है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती खरीफ या रबी की फसल, क्योंकि जो भी पानी की चीज़ें होती हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जायद की फसल में आती हैं। तो यहाँ पे तरबूज तो नहीं है। इसके अलावा बात करें उत्तर की तो मूंगफली यहाँ पे आपका सही उत्तर है। खरीफ की फसल जो है वो मूंगफली है और गेहूँ और जो मटर है वो रबी की फसल में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है। आखिरी प्रश्न आपका MCQ 15 नंबर प्रश्न आखिरी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा बतानी है आपको। कन्फ्यूजन होता है राज्यसभा और लोकसभा में, इसलिए आपसे पूछा भी गया है, क्योंकि लोकसभा में जो एक सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 25 होती है, लेकिन राज्यसभा के लिए वही आयु जो है न्यूनतम वो 30 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष जो है वो सही होगा। इसी तरह से आपने देखे 15 MCQ पूरे 15 में से आपका क्या स्कोर है वो मेन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके कितने MCQs जो हैं आपको नंबर जो है मिल रहे हैं 15 में से। बढ़ते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न बात करेंगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके आते हैं 1-1 मार्क्स के। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो किनके मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की तो ये 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है वो पराजित कर दिया गया था। तो आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। आपको 1 नंबर में इतना ही लिखना है। उसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तो दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपसे पूछा है तो दीवाने कोही की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या उसी के द्वारा जो है वो की गई थी। अगला आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि स्वेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नगर जो है इसकी ट्रिक भी है भू-ला, तो या स्वा से स्वेज, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो स्वेज नहर जोड़ती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो आपको पता है कि सहारा मरुस्थल जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पे स्थित है, उत्तरी अफ्रीका के साइड पड़ता है। बात करें तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आपका सहारा मरुस्थल स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा जो है वो मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति के जनक नहीं पूछा है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा गया है कि किसने किया था। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया था। विलियम ये नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिए, विलियम गॉड ने जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था हरित क्रांति शब्द का। और
इसके अलावा हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और वहीं अगर बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जो हैं, एमएस स्वामीनाथन, उनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आपसे पूछा गया है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी, आपके उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है, ये आपको पता है, लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो 2.4% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यहाँ पे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई। तो बात करें अगर कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो आपका जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी ही समय में जो है वो कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और उस समय जो आपका और उस समय जो आपका अध्यक्ष थे, उसके आप जो बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मतलब किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो उस समय थे। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था 1773, तो उसी समय पे मतलब उन्हीं के शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 25 है यहाँ पे कि भारत में किस राज्य में गेहूँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है। बहुत लोग यहाँ पे यूपी लिखने की गलती कर देंगे जल्दी में, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि हम बात करते हैं विश्व में प्रथम कौन है गेहूं के मामले में, तो विश्व में जो प्रथम है वो आपका चाइना है। विश्व में प्रथम चाइना है। और यदि विश्व में भारत की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत है गेहूं के उत्पादन में। किंतु भारत की बात की गई है यहाँ पे, तो भारत में यूपी जो है वहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का, किंतु प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, तो ये आपका जो है वो पंजाब राज्य में है। आपका उत्तर यहाँ पे होगा पंजाब। यदि आपने पंजाब लिखा होगा तो आपका 1 नंबर जो है यहाँ से पक्का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 26 आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 अधिकतम सदस्यों को, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। और राज्यसभा जो है वो आपके किस में है, आर्टिकल 80 में आपकी है राज्यसभा, जिसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत किया कर सकता है। सर्वाधिक आपके 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य और संघ के प्रतिनिधि क्षेत्रों से आते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का जो स्पीकर है वो करता है। अनुच्छेद 118 में जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात है और लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसकी अध्यक्षता करता है। एक प्रश्न और आता है कि आहूत कौन करता है, मतलब बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन की को बुलाता कौन है। जब आपसे बुलाता पूछा जाएगा तो आप राष्ट्रपति लिखेंगे, लेकिन जब अध्यक्षता पूछा जाएगा तो आप लोकसभा का स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा का जो स्पीकर है वो अनुपस्थित है, तब कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और यदि वो भी अनुपस्थित है लोकसभा का उपाध्यक्ष, तब कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति तब करेगा। लेकिन आपका उत्तर यहाँ पे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अगला प्रश्न है आपका 28 पूछा है अकबरनामा की रचना किसके द्वारा, अकबरनामा जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो अबुल फजल जो है उसने अकबरनामा की रचना की है। अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। और अकबरनामा इसके अलावा आईने अकबरी दोनों ही
बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की गई है। तो अबुल फजल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 की तरफ। आपसे पूछा है सर टॉमस रो, जिसको थॉमस रो भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो जो है वो 1616 ईस्वी में जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के समय में आया था। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमा शुल्क जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सीमा शुल्क की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो लगाया जाता है, जो माल आता जाता है वहाँ से, उस पर जो लगाया जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो लगाती है इसको, तो आप केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, ऐसा आपका उत्तर होगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात पर ही जो है सीमा शुल्क लगाया जाता है, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके अलावा आपसे जो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें देखिए 31 क्वेश्चन है आपका कि मुगलकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। उसके अलावा बाबर द्वारा लड़े गए आपको 4 युद्धों का वर्णन करना है, जिसमें आपका जो है पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उसके अलावा आपका इसके जो 4 युद्ध हैं, इसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, फिर आपका चंदेरी का युद्ध भी जो है 1528 में, खानवा का आपका 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1528 में चंदेरी का, और आपका जो आखिरी था घाघरा का युद्ध वो 1529 में हुआ था। तो ये आपके जो है लाइन से ही चारों युद्ध हुए थे, जिसमें जो है बाबर के जो ये युद्ध हैं। तो आप इस तरह से इन चारों युद्धों का वर्णन लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका इसमें कर सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था पूछी गई है, परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और मृदा किसे कहते हैं, भारत में पाई जाने वाली 4 मिट्टियों का संक्षेप में वर्णन, और इस प्रकार से आपके आगे भी ये सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से प्रश्न हैं जो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आप जो है आसानी से कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1.5 पेज तक आपका जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स का यहाँ पे 1 पेज भी करेंगे तो एनफ है, पर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये था आपका आज का पेपर दोस्तों, और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपके जिन भी फ्रेंड्स ने पेपर दिया उनके साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपने स्कोर जो है वो जान सकें। और आपका क्या स्कोर है MCQ और वेरी शॉर्ट का, वो मुझे जो है आप मेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।